हेलो एवरीवन, ये घटना चक्र दृष्टि है इकोनॉमिक्स का 2024 के लिए। जो भी 2024 में एग्जाम होंगे यूपी का और भी जो अदर्स एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे यूपी पीसीएस 27 अक्टूबर को है और आरओ एआरओ 22 दिसंबर को है। तो इसमें यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक तो अंतरिम केंद्रीय बजट दिया हुआ है 2024-25 का जो केंद्रीय अंतरिम बजट था वो, लेकिन जो 27 अक्टूबर को एग्जाम होगा यूपी पीसीएस का, उससे पहले या अभी जुलाई में ही आ जाएगा जो केंद्र सरकार का पूरा बजट होगा। ये अंतरिम बजट था। अब उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 ये तो करना ही होगा और 16वां वित्त आयोग ये भी करना ही है। और इसमें यहाँ पर दिए हुए हैं अद्यतन आर्थिक आंकड़े। अद्यतन का मतलब होता है आज तक के जो आंकड़े हैं वो इसमें दिए हुए हैं। ये है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इकोनॉमिक्स का है ये। अब इसमें देख लेते हैं आर्थिक एवं सामाजिक विकास, अर्थव्यवस्था सामान्य परिचय। इसमें कुछ टर्म्स का भी पता होना चाहिए। अगर टर्म्स का पता होगा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो वो वहां पर सॉल्व हो जाता है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर नियंत्रण के आधार कौन कौन से होते हैं जो कंट्रोल किया जाता है। वो कौन कौन से आधार होते हैं, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 टाइप्स होते हैं। अब विकास के आधार पर देख लेते हैं। विकास के आधार पर जैसे अविकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगी, या तो अविकसित होंगे या तो अविकसित या फिर अल्प विकसित, थोड़ा बहुत डेवलप्ड होंगे, या फिर विकासशील होंगे या फिर विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था को देखें जैसे कि यूरोप के देश हो गए, यूएसए हो गया, इस टाइप से। और यहाँ पर विकासशील जो विकास की रफ्तार पे बढ़ रहा है, जैसे कि इंडिया हो गया, तो ये किस में आ जाएगा, विकासशील में आ जाएगा। और जैसे अविकसित या अल्प विकसित जो थोड़ी ही विकसित हुए हैं वो वाले कंट्रीज आ जाएंगे। अब इसमें देखें वैश्विक संबंधों के आधार पर, वैश्विक संबंधों के आधार पर एक तो खुली अर्थव्यवस्था होती है और एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। मोस्टली तो जो सारे देश हैं अधिकतर क्या है, खुली अर्थव्यवस्था। या खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो आयात और निर्यात होता है, आयात और निर्यात वो एकदम खुला होता है, ओपनली होता है, उसमें कोई भी बंद अर्थव्यवस्था नहीं होती है। आयात और निर्यात जो होगा खुली अर्थव्यवस्था में होता है। अब इसमें यहाँ पर देखें नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो यहाँ पर लाभ एवं बाजार प्रणाली मांग एवं पूर्ति पर आधारित होती है, जो डिमांड और सप्लाई पर आधारित होगा। डिमांड क्या है और सप्लाई का मतलब है मात्रा, कितनी मात्रा जारी थी, तो डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है जो पूंजीवादी में होगा। और अगर यहाँ पर देखें समाजवादी जो होती है जन कल्याण पर आधारित होती है। जनों का, जो जन आदमी है उसका कितना कल्याण हो रहा है उस पर आधारित होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी ये संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र राज्य का इसमें क्या होगा, नियंत्रण होता है, जैसे कि यूएसए में था। अब यहाँ पर क्या है, जैसे संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र राज्य का क्या होगा, नियंत्रण होगा और जन कल्याण पर आधारित होती है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित होती है और संसाधनों पर निजी क्षेत्र का क्या होगा, नियंत्रण होगा। ये निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है इसमें। अब यहाँ पर देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित में दोनों आ जाते हैं, पूंजीवादी भी और क्या आ जाएगा यहाँ पर समाजवादी भी आ जाएगा। दोनों के इसमें गुण आ जाते हैं, जैसे कि लाभ एवं बाजार प्रणाली और जन कल्याण पर आधारित होगी। इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। संसाधनों पर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होगा। जो भी संसाधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उस पे किस किस का, निजी का और सार्वजनिक क्षेत्र का क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों के गुण देखने को मिलते हो, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या होगा। वैश्विक संबंधों के आधार पर जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उसके आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। जैसे खुली अर्थव्यवस्था क्या होगा, यहाँ पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्था के साथ उचित आर्थिक संबंध हो। उचित का मतलब होता है सही से क्या हो, आर्थिक संबंध हो। कोई देश है जैसे कि भारत है, ठीक है, भारत है और उसका अन्य जो विश्व के कंट्रीज हैं उनके साथ में अर्थव्यवस्था के साथ में क्या है, उचित आर्थिक संबंध हो, तो वो होगा। और खुली अर्थव्यवस्था में क्या होगा, जैसे उत्पादन उपभोग पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित हो। जो उत्पादन होगा, उत्पादन उपभोग, जो भी उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, पूंजी निर्माण और बाह्य लेन देन से क्या हो, प्रभावित हो। आयात एवं निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होंगे, कम से कम प्रतिबंध होंगे इसमें, क्योंकि क्या होता है, एकदम आना जाना होता है एकदम ओपनली, मतलब कि आयात और निर्यात का खुली अर्थव्यवस्था यही होती है। आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं, खुली अर्थव्यवस्थाएं, जो आधुनिक विश्व है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था
एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ पर देखें नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, इसका भी जानना जरूरी है। नॉमिनल जीडीपी होती है और एक होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी होती है जो नाम मात्र के लिए होती है, जो करंट प्राइस पर ज्ञात की जाती है, करंट प्राइस पर निकाली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख लेते 2018 में अब यहाँ पर कितनी वस्तुएं बनाई जा रही थी और प्राइस कितना था वो देखते हैं। जैसे 2018 या 2020 का मैंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पर मैंने लिया प्राइस, यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर कितनी संख्या कितनी थी, नंबर्स कितने हैं, तो इसको यहाँ पर ले लिया 2020 में। यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर नंबर्स कितने हैं इसको लिया। तो यहाँ पर इसमें नंबर्स प्राइस माना मैंने 7 रुपये और इसकी जो संख्या बन रही थी पहले कितनी बन रही थी 10 बन रही थी। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 रुपये हो गया, 70 रुपये हो गया। अब यहाँ पर 2021 में जो प्राइस था वो कैसा हो गया, बढ़ गया, क्योंकि बढ़ता हुआ जाता है। अब जैसे पेन ही है, पहले पेन 5 रुपये का आता था, अब 10 रुपये का पेन हो गया है, ठीक है। तो अब उसकी जो संख्या है यहाँ पर 9 हो गई। पहले तो कितना था 70 था, लेकिन अब कितना हो गया 90 रुपीज़ हो गया। कैसा हो गया यहाँ पर बढ़ते जाएगा, ये बढ़ती जाती है। जो नॉमिनल जीडीपी होगी ये क्या होती है, बढ़ती जाएगी और करंट प्राइस पर निकाला जाता है इसको। जबकि जो रियल जीडीपी होती है उसको बेस ईयर पे निकाला जाएगा, जो भी बेस ईयर माना जाता है, जैसे कि 2017-18 माना गया है या 2011-12, उस टाइम पे कितना था उसका प्राइस और अब कितना बढ़ गया, उस पे निकाला जाता है जो रियल जीडीपी होगी। ये क्या है यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में देखें, ये याद रखना है, ये फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल जीडीपी में। जबकि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर देखें तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की। अब यहाँ पर पीपीपी, यहाँ पर PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये यहाँ पर क्रय शक्ति क्षमता होती है। और इसमें जो डॉलर होता है, डॉलर और रुपए, इनमें क्या करना होता है, इसमें बैलेंस करना होता है। उसके आधार पर कौन सी है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। अब इसमें आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 से 1989 में यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया था सीमित विदेशी व्यापार। अब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना थी, उस टाइम पे क्या थी, पंचवर्षीय योजना। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान था, गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ, ये नारा था, इंदिरा गांधी जी ने दिया था और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में था। और इसमें क्या है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे कि कल्याणकारी समाजवाद और पंचवर्षीय योजना, इसमें सीमित विदेशी व्यापार किया जाता था। 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म आएंगे तब किया जाएगा यहाँ पर विदेशी व्यापार, जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इंडिया पर दबाव डाला था कि वो विश्व के साथ में क्या करे, व्यापार करे, तो तब जाकर यहाँ पर व्यापार किया जाएगा। तो 1947 से 1989 में क्या था, सीमित विदेशी व्यापार था और क्या थी, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी के गुण भी होने चाहिए उसमें और पूंजीवादी के गुण भी होने चाहिए। अब वर्ष 1991 की जो नई आर्थिक नीति आ गई थी, अब यहाँ पर देखिए जैसे उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन होता है वो क्या होगा यहाँ पर, जैसे पहले बहुत सारे अगर कोई भी व्यापार करना चाहता है तो बहुत सारे उसको डॉक्यूमेंट जमा करने होते थे, अनुमति लेनी होती थी, किस क्षेत्र में किस अनुमति दी जा रही है, बहुत सारा टाइम लग जाता था उसमें। तो उसमें क्या दे दी गई यहाँ पर, उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, उसमें छूट दे दी गई, ये था लिबरलाइजेशन। और फिर निजीकरण, जो भी पहले क्या था, सरकारी गवर्नमेंट को ही ज्यादा काम दिया जाता था, फिर यहाँ पर क्या हो गया, जब 1991 की नई आर्थिक नीति आई तो निजीकरण की भी इसमें भूमिका बढ़ा दी गई। अब यहाँ पर वैश्वीकरण मतलब कि व्यापार को विदेशों के साथ में क्या किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा विदेशों के साथ में, जो वैश्वीकरण होगा, ग्लोबलाइजेशन। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होंगे वो कौन कौन से होंगे, और 3 श्रेणियां होती हैं इसमें। वैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इनको ही कहा जाता है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं, इसमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र होंगे। जो कृषि और संबंधित क्षेत्र जो होंगे वो होंगे जैसे कि कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्यन हो गया, खनन एवं उत्खनन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड में जो होंगे, जो द्वितीयक क्षेत्र होगा, सेकेंडरी सेक्टर होगा, इसमें निर्माण होगा, विनिर्माण होगा, गैस होगा, विद्युत होगा और जलापूर्ति होगी। इसमें क्या होगी, जलापूर्ति, गैस होगा, विनिर्माण होगा, निर्माण होगा और विद्युत होगा। अब तृतीयक क्षेत्र में क्या होगा, जो सेवाएं दी जाती हैं, जो सेवाएं दी जाएंगी ना वही आता है इसमें, जैसे कि व्यापार हो गया तृतीयक क्षेत्र में, और तृतीयक क्षेत्र में ही भारत की सबसे ज्यादा भूमिका 54 पॉइंट कुछ है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि व्यापार, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग होगा, बीमा होगा और भंडारण होगा
और सामुदायिक सेवाएं भी होंगी। अब राष्ट्रीय आय के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय को कैसे निकाला जाएगा? परिभाषा क्या है इसकी? किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल जो मौद्रिक मूल्य होगा वो क्या होगी? यहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा होगा, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर राष्ट्रीय आय होगी। देश के नागरिकों द्वारा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जो होगा, किसके द्वारा? देश के नागरिकों द्वारा। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है? जैसे कि जीडीपी थी किस पे? मार्केट प्राइस पे। एमपी क्या है यहाँ पर? मार्केट प्राइस। इसमें आगे बहुत डिटेल से दिया हुआ है, उसको अभी देखते हैं। अब राष्ट्रीय आय जैसे कि यहाँ पर जो जीडीपी थी किस पे? मार्केट प्राइस पर। उसमें से क्या करेंगे? यहाँ पर मूल ह्रास है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। जैसे कि जीडीपी है। अब यहाँ पर कुछ जो भी सामान था वो खराब हो जाता है, सामान बनाया खराब हो गया, और जो मशीन है, मशीनों में भी कभी ठीक करवानी पड़ रही है या कुछ खराबी हो गई, तो जो भी मूल ह्रास हुआ उसमें जो भी हानि हुई उसको हम क्या कर देते हैं? घटा देंगे। और निवल अप्रत्यक्ष कर होंगे, जैसे कि जो टैक्स होते हैं, टैक्स में से सब्सिडी जो थी उसको घटा के जो बचा यहाँ पर उस टैक्स को लिख देंगे। और विदेशों से निवल कारक आय, जो भी विदेशों से, जैसे कि भारत का कोई नागरिक है, ठीक है, भारत का कोई नागरिक है और वो कहाँ गया? दूसरे देश में गया, जैसे कि यूएसए चला गया कमाने, तो यहाँ पर उसकी जो आय होगी उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं राष्ट्रीय आय के यहाँ पर प्रकार क्या है यहाँ पर? जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद होगा जीडीपी क्या होती है इसको भी देखेंगे अभी। जीडीपी, जीएनपी हो गया, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो एनएनपी होगा, और प्रति व्यक्ति आय वो तो पता ही है, हर आदमी की जो आय होगी वो। अब यहाँ पर गणना विधि जो होती है, एक तो उत्पाद विधि भी होती है, आय विधि भी होती है, और व्यय विधि भी होती है। आय मतलब कि कितना वो कमा रहा है उस पर होगी, वह मतलब कि कितना खर्च कर रहा है उस पर, और उत्पाद कितना हो रहा है उस पर वो विधि होगी। भारत में आय जो राष्ट्रीय आय की गणना तीनों विधियों द्वारा ज्ञात की जाती है। भारत में तीनों विधियों के द्वारा, उत्पाद, आय एवं व्यय विधि के द्वारा। अब यहाँ पर देख लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होगा। अब देखो जो जीडीपी होता है उसको कैसे निकालेंगे हम? जीडीपी का जो यहाँ पर जीडीपी होगा उसको निकालने के लिए हमें एक तो 1 साल के लिए 1 ईयर होना चाहिए, 1 ईयर में देखेंगे, और वस्तु और सेवा और किस पर? अंतिम मूल्य पर। और उसकी क्या होनी चाहिए? एक राजनीतिक सीमा भी होनी चाहिए, एक राजनीतिक सीमा, जैसे कि भारत है। हाँ, अब यहाँ पर देख लेते हैं जो जीडीपी है, जीडीपी निकालने के लिए एक तो 1 ईयर, इसमें कंडीशन होगी 1 ईयर, और एक वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होगा, लास्ट में जो भी पेमेंट किया जाता है, जैसे कि हम घर लेके जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी हमने चीज खरीदी, मार्केट गए और वहां से कोई सामान खरीदा, तो जो भी हमने लास्ट में वहां पर रुपए पेमेंट किया ना, और वो वस्तु को लेके घर गए, तो वो काउंट होगा। 1 ईयर हो गया, और अंतिम वैल्यू होगी, अंतिम वैल्यू जो वस्तु और सेवाएं होती हैं। अब जो वस्तु होगी, वस्तु तो पैसे के बदले में हमने वस्तु ले ली तो वो तो दिखाई देगी, लेकिन जो सेवा है, सेवा दिखाई नहीं देगी। सेवा हमने पैसे दे दिए और उसके बदले में हमने सेवा ले ली, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? जैसे कि डॉक्टर से सेवा ली, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, जिम हो गया, बैंक हो गए, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ आ जाते हैं। अब यहाँ पर अंतिम मूल्य हो गया, और उसकी क्या होगी? राजनीतिक सीमा भी होगी, राजनीतिक सीमा, ये हो जाएगा। अब जीडीपी इसी तरीके से निकालते हैं। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम मूल्यों, जो अंतिम मूल्य होगा, और किसमें? एक वित्तीय वर्ष में, और उस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भौगोलिक सीमा है उसको देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो ग्रोस नेशनल, जब नेशनल आ जाए, राष्ट्रीय आ जाए, तो ये नागरिकों से रिलेटेड होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर किसी देश के नागरिकों, या तो निवासी हो या गैर निवासी हो, द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो मौद्रिक मूल्य होगा, वही क्या होती है? यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब इसमें यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें यहाँ पर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको कैसे यहाँ पर निकालेंगे? जैसे कि यहाँ पर है जीएनपी, जो जीएनपी को निकालते हैं उसको जीडीपी होगा, और प्लस जो देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, जैसे कि कोई देश का, भारत का नागरिक है, जैसे कि भारत का नागरिक कोई मान लिया ए मान लिया, और वो गया यूएसए में कमाने के लिए, जो वो यहाँ पर भेज रहा था, जो यहाँ पर आय को भेज रहा है उसको यहाँ पर प्लस कर देंगे, जो ए की आय थी उसको प्लस कर देंगे, और जो विदेशियों द्वारा, जो भारत में विदेशी रह रहे थे
उनके द्वारा जो अर्जित आय होगी उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो विदेशी थे मतलब कि फॉरेन मान लेते हैं, तो उसको घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, जीएनपी आ जाएगी। अब जीएनपी और भी इससे देखते हैं क्या क्या निकलता है, जैसे कि जीडीपी हो गया और प्लस के देशवासियों के द्वारा, जो देशवासियों के द्वारा लेट अस सपोज हम ए सपोज कर रहे हैं, और माइनस के जो विदेशियों द्वारा भारत में आय अर्जित की गई थी उसको क्या सपोज कर लिया, यहाँ पर माइनस के एफ सपोज कर लिया। अब देखो अगर भारत का नागरिक है उसके द्वारा जो अर्जित आय की जा रही थी और जो हमारे देश में रहकर विदेशी अर्जित आय कर रहा है, दोनों बराबर हो जाता है, दोनों ये बराबर हो जाता है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीएनपी किसके हो जाएगी, जीडीपी के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय समान हो जाती है, तो जीडीपी जीएनपी पर क्या फर्क पड़ेगा, इस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। अब इसमें आगे देख लेते हैं, जैसे कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। जो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जो जीडीपी होती है उसी में से हम माइनस कर देंगे मूल ह्रास को, जो भी टूट फूट हुई या जो सामान था वो बेकार बन गया, तो वो क्या हो जाता है, मूल ह्रास होता है। जैसे कि जीडीपी बराबर, सॉरी यहाँ पर निकाल रहे हैं हम एनडीपी, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। एनडीपी बराबर किसके हो जाएगा, जीडीपी और माइनस के मूल ह्रास। मूल ह्रास, जो भी यहाँ पर हानि हुई है, जो ये मूल ह्रास है उसको घटा देंगे तो क्या आ जाता है, एनडीपी आ जाता है। और ये किस पे निकालते हैं, यहाँ पर हम मार्केट प्राइस पर निकालेंगे। लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो रियल प्राइस को नहीं रहने देता है, क्योंकि टैक्स को क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और जो सब्सिडी हो जाएगी उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। टैक्स को तो बढ़ा देंगे लेकिन सब्सिडी को घटा देंगे, तो यहाँ पर उसके रियल प्राइस नहीं रहते हैं। जो हम फैक्टर प्राइस पर निकालेंगे, जो साधन लागत होता है फैक्टर कोस्ट पर निकाल देते हैं, तो वो क्या आता है, उसका जो कंपनी की मेन लागत होती है वो आ जाती है फैक्टर कोस्ट पर। जैसे कि जीडीपी हम निकाल रहे हैं किस पे, फैक्टर कोस्ट पे। एफसी मतलब हो गया फैक्टर कोस्ट, मतलब कि साधन लागत। तो क्या होगा यहाँ पर, जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा, अब जीडीपी, अब इसमें जो टैक्स था, टैक्स को तो प्लस कर देंगे और जो सब्सिडी होगी ना उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाती है, फैक्टर कोस्ट आ जाती है, जो जीडीपी की फैक्टर कोस्ट होगी, साधन लागत पर होगी। इससे क्या होता है, रियल प्राइस का पता चल जाता है। तो यहाँ पर ये है। अब जैसे इसमें है शुद्ध घरेलू उत्पाद हमने निकाला एनडीपी निकालेंगे तो जीडीपी होगा उसमें से मूल ह्रास को देखो यहाँ पर माइनस कर दिया है, तो क्या आ गया, यहाँ पर एनडीपी आ गया है। अब साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होगा वो कैसे निकालेंगे, जो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा, एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस के निवल अप्रत्यक्ष कर का मतलब यही है, यहाँ पर जो टैक्स थे, टैक्स में से हमने क्या कर दिया, सब्सिडी को माइनस कर दिया है, तो क्या आ जाता है, वो निवल अप्रत्यक्ष कर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होगा, जो राष्ट्रीय उत्पाद देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि अब जो भी आय थी, ठीक है, जो भी यहाँ पर जीएनपी है, जीएनपी में से जो भी मूल ह्रास हुआ मार्केट प्राइस पर उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एनएनपी आ जाएगा। यहाँ पर एनएनपी, जो एनएनपी होगा किस पे, हम निकाल रहे हैं मार्केट प्राइस पर निकाला, तो क्या होगा, यहाँ पर जो जीएनपी होगा, जीएनपी वो भी मार्केट प्राइस और माइनस के क्या हो जाएगा, मूल ह्रास हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर एनएनपी आ जाएगी, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा किस पे, मार्केट प्राइस पर। अब देखो जैसे कि भारत का कोई भी नागरिक है वो कहां पर चला गया, विदेशों में गया कमाने, ठीक है, भारत के नागरिक विदेशों में गए, तो जो उनकी आय होगी उसमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, मतलब कोई ह्रास नहीं हो रहा ना, जितनी उसने आय भेजी भारत में इतनी आ गई। लेकिन जो भारत में कमा रहे थे ना उनके द्वारा तो ह्रास होगा, तो उसको माइनस किया जाएगा। तो इसमें जो विदेशों में कमा रहा था भारत का नागरिक, उससे क्या है, उससे फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है। अब यहाँ पर साधन लागत पर देखते हैं, जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होगी, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पर एन मार्केट प्राइस माइनस के निवल अप्रत्यक्ष कर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। निवल अप्रत्यक्ष कर वही होता है जो भी यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। अभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जीएसटी हो गया या फिर मनोरंजन कर भी होते हैं। ये जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर मतलब कि लगाए किसी पे जाएंगे और मतलब कि चुकाएगा कोई और, तो इस तरीके के होते हैं यहाँ पर। अब इसमें से जो अप्रत्यक्ष कर होगा उसमें से सरकारी सहायता जो सब्सिडी होती है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं, तो यही होता है निवल अप्रत्यक्ष कर। अब साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा, साधन लागत मतलब कि जो फैक्टर कोस्ट है, फैक्टर कोस्ट पर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, क्योंकि उसी से क्या आती है, वो रियल
जो रियल प्राइस होते हैं उसी रियल प्राइस का पता चलता है किससे, फैक्टर कॉस्ट से। इसीलिए यहाँ पर इसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय निकाली जाती है किस पर, एनएनएफसी, एनएनपीएफसी पर, नेट नेशनल, यहाँ पर है ये नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना और उसके ऐतिहासिक देख लेते हैं क्या क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, 1868 में लगाया था, जो उनकी पुस्तक थी कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। अब यहाँ पर वर्ष 1931 से 1932 में VKRV राव द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले किसने पता लगाया था, तो यहाँ पर VKRV राव थे, उन्होंने पता लगाया था। आजादी के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, आकलन के लिए सर्वप्रथम जो गठित समिति थी राष्ट्रीय आय समिति वर्ष 1949 थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, PC महालनोबिस ने की थी। अब यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श है, जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान NSSO है, उसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है CSO की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। तो ये भी इनकी स्थापना भी याद रखनी है, क्योंकि NSSO और CSO को मिलाकर 2019 में क्या बन गया था, NSO बन गया था, जो ये आय से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उसको प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बन गया कब, 2019 में, ये भी ध्यान रखना है। आ सकता है कि NSSO जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान है NSSO है, उसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और NSSO प्लस CSO को मिलाकर NSO बन गया था कब, 2019 में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 के संदर्भ में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। किसके आधार पर, यहाँ पर जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है 2020-21 के संदर्भ में कौन है, गोवा है। आर्थिक समीक्षा किसकी है, ये 2022-23 के अनुसार है। अब इसमें राष्ट्रीय आय की गणना, जो इसमें विधि जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो तीनों विधियों के द्वारा की जाती है भारत में, उत्पाद के द्वारा भी, आय और व्यय के द्वारा भी। अब इसमें आय विधि देख लेते हैं। जब व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो वो क्या होगी, आय विधि होगी। उत्पाद विधि क्या होगी, इसमें सम्मिलित तीनों क्षेत्रक होंगे, जैसे प्राथमिक भी, द्वितीयक भी और तृतीयक क्षेत्रक भी होंगे। अब यहाँ पर व्यय विधि क्या होगी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पर जो भी खर्च करता है, राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर की जाती है। जो भी व्यय का मतलब होता है कितना खर्च किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। अब यहाँ पर देख लेते हैं सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर मतलब जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ध्यान में रखकर जो भी संसाधन है रिसोर्सेज है, उनको ध्यान में रखकर संसाधनों का यूज किया जाए, वही क्या होता है, सतत विकास होता है। भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे, और ये किसमें बताया गया था, ब्रटलैंड रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया था। अब इसमें आगे देख लेते हैं सतत विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं। एक तो पर्यावरणीय, सामाजिक और क्या है यहाँ पर आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक। अब परीक्षा दृष्टि से और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1992 ये तो सबको पता ही है, विकास पर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। रियो सम्मेलन, इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। सतत विकास पर जो सम्मेलन था वो कब हुआ था, यहाँ पर 2002 में हुआ था, और यहाँ पर एक एजेंडा, 20 वर्षीय एजेंडा भी कर दिया था। तो ये यही था। सतत विकास पर जो विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहां पर हुआ था, ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो SDG इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, यहाँ पर SDSN जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समाधान नेटवर्क है उसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में किसके द्वारा जारी किया जाता है, जो SDG इंडेक्स है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों ही याद रखना है, नीति आयोग के द्वारा भारत में, और अगर ऐसे देखें वर्ल्ड में तो वो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाएगा। और सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। और यहाँ पर पेरिस जलवायु समझौता वर्ष कब हुआ था, 2015, और ये 21वां क्या था, ये 21वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, जो CPA थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP, ये कितना था, 21वां था, 2015 में किया गया था। और कहां पर किया गया था, ये पेरिस में किया गया था। इसी में यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के गठन का भी प्रावधान किया गया था, जो मकर रेखा
मकर रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो देश हैं उनके लिए ये था मुख्यतः। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका प्रावधान तभी किया गया था 2015 में। सतत विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और भी देख लेते हैं, और जो इसमें SDG 17 है वो भी इसमें याद रखने हैं SDG, और ये मिलान करने के लिए जरूर आता है। SDG पहला कौन सा है, सेकंड कौन सा है, तीसरा, मतलब कि 17 के 17 इसमें याद होने चाहिए। अब यहाँ पर वहनीयता का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी होता है वहनीयता। शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1713 ईस्वी में हैंस कार्लोविट्ज द्वारा किया गया था। कब? 1713 में हैंस कार्ल वॉन के द्वारा किया गया था। और वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल और एर्लिच की पुस्तक है द पॉपुलेशन बॉम्ब का प्रकाशन हुआ, जिसमें जनसंख्या संसाधन दोहन पर्यावरण के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डाला गया। अब वर्ष 1980 जैसे कि विश्व संरक्षण रणनीति सतत विकास के लिए सजीव संसाधन संरक्षण, ये 1980 में रणनीति थी। अब यहाँ पर देखें जो 1983 में गठित ब्रटलैंड आयोग द्वारा 1987 में हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट भी, जिसे ब्रुटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, ये जारी की गई थी। किसके द्वारा? 1983 में गठित जो ब्रुटलैंड आयोग था उसके द्वारा 1987 में। अभी इसमें यहाँ पर और भी दिया हुआ है, जैसे कि 1962 में सर्वप्रथम रचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में इस अवधारणा को अवगत कराया था। कब? 1962 में सतत विकास की अवधारणा को। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम हुआ था। स्टॉकहोम में जो स्टॉकहोम की राजधानी कहाँ पर है? स्वीडन है। पर्यावरण पर पहला विश्व सम्मेलन था ये 1972 में। अब यहाँ पर इसी की तर्ज पर क्या हुआ था? 1972 का जो हमारे यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो बनाया गया था जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 का। तो यहाँ पर ये भी इससे कनेक्टेड है। 1972 में जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था भारत में जलवायु परिवर्तन को ही देखकर। तो यहाँ पर है अब आगे वर्ष 1983 में ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग WCED की भी स्थापना की गई थी 1983 में ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड के नेतृत्व में। किसकी? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना। वर्ष 1987 में प्रस्तुत ब्रुटलैंड रिपोर्ट में ही सतत विकास शब्द को पहली बार पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया, और इसी रिपोर्ट से ही सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को सर्वाधिक लोकप्रियता भी हासिल हुई। किसको? सतत विकास को 1987 में किसमें? ब्रुटलैंड रिपोर्ट में ही पहली बार पूर्ण रूप से परिभाषित भी किया गया था। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा जो वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा अपनाया गया था 2030 का। और जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17, इनको 2030 तक क्या करना है? अचीव करना है। 2030 तक अचीव करना है। अब इसमें आगे देख लेते हैं, जैसे तृतीय सतत विकास लक्ष्य है भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21। अब यहाँ पर है जैसे 3 जून 2021 को जारी किया गया था। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और इसमें 2020-21 को जारी किया गया था ये, ठीक है। अब यहाँ पर है शीर्ष राज्य, फर्स्ट पे तो कौन है? केरल है, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, दोनों को एक साथ है। दोनों को जो सेकंड रैंक है वो दोनों की एक साथ है, जैसे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। चौथे पे यहाँ पर 4 नंबर पे है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। और अंतिम 3 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया और असम हो गया। अब इसमें आगे देख लेते हैं सतत विकास का अभिप्राय। जो सतत विकास है उसका क्या अभिप्राय है? सतत विकास आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित करना। जो भी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको क्या करना है? सुरक्षित रखना है। अब सतत विकास के जो उद्देश्य होंगे इनको भी याद रखना है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सतत विकास के जो उद्देश्य हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रकृति के अनुकूल तकनीकों का उपयोग, सामाजिक अन्याय की समाप्ति, संस्थाओं का विकेंद्रीकरण, आर्थिक वंचनाओं से मुक्ति, और भी यहाँ पर हो सकते हैं। सततशीलता, इसका जो अर्थ होता है सततशीलता का एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे। सततशीलता वर्तमान में भी, भविष्य में भी और आगे भी आने वाले टाइम में हमेशा बनी रहे। और इसमें शर्तें जो होंगी, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का इसमें दुरुपयोग ना हो, जो प्राकृतिक संसाधन है नेचुरल रिसोर्सेज, और पर्यावरण असंतुलन भी नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और पर्यावरण असंतुलन नहीं होना चाहिए। प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण ना हो। जो प्रकृति है
प्रकृति का उत्पादन से अधिक। जैसे कि प्रकृति है मतलब कि उससे उत्पादन तो कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन हमने ज्यादा क्या कर लिया, उसका यूज कर लिया, तो क्या हो रहा है, उसमें शोषण हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। 3 होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें कृषि एवं संबंध क्षेत्र जैसे कि खनन और उत्खनन हो गया, और सेकंड में औद्योगिक हो जाएगा, तृतीय में सेवा क्षेत्र हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे अर्थव्यवस्था क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र कौन कौन से है, कृषि से रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या इसमें होता है। जैसे कि कृषि की प्रक्रिया क्या क्या होंगी इसमें प्रक्रिया, एक तो निवेश होगा, मशीनरी उसका भी यूज किया जाता है, बीज का भी किया जाता है, रसायनों का भी किया जाता है, जुताई बुआई और छिड़काव भी किए जाते हैं, और जो फसल होगी, अब यहाँ पर फसल हो गई, अब इससे क्या होगा, निर्गत होगा। अब फसल को बेचकर क्या किया जाएगा, उससे पैसे लाए जाएंगे, कितना उससे पैसे बने। अब मानवीय निवेश, अब देखो जो मानवीय निवेश होता है, मानव के द्वारा जो निवेश किया जाएगा, एक तो भंडारण, श्रम उसमें लेबर भी लगेगा, मशीनों का प्रयोग भी किया जाएगा, और उसमें रसायन भी लगेंगे जो फर्टिलाइजर होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं भौतिक निवेश कौन कौन से होंगे। भौतिक निवेश का मतलब है जो नेचुरल है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है फसल के लिए, तापमान भी होना चाहिए, ढाल उसका स्लोप होना चाहिए। जैसे कि ढाल किसके लिए जरूरी होता है, कौन सी फसल के लिए, जो चाय की खेती की जाती है, जो चाय और कॉफी की ढाल पे ढाल होते हैं। जैसे कि जो बारिश हुई उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए, तो ढाल होना चाहिए, वर्षा होनी चाहिए और मृदा भी होनी चाहिए। ये क्या होते हैं, भौतिक निवेश होते हैं। भारत में कृषि, जो भारत में कृषि की जाएगी, भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखें तो 65% से भी अधिक जनसंख्या है जो कृषि कार्यों में लगी हुई है। अब यहाँ पर भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र देश की कुल आबादी के लगभग 70% को आजीविका तथा देश की कुल कार्यबल के 54.6% जनगणना 2011 के अनुसार है के लिए रोजगार भी प्रदान करता है। कितनी जनसंख्या को, 54.6% जनता को रोजगार प्रदान करता है कौन, कृषि। ये ध्यान रखना है, कितनी जनता, 54.6, लगभग 55 है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो जीवीए होता है। अब जीवीए, इसमें जीवीए का भी जानना जरूरी है। जो जीवीए है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस वैल्यू एडिड होती है। अगर हिंदी में देखें तो सकल मूल्य वर्धित, सकल मूल्य वर्धित जो होगा, इसमें यहाँ पर टोटल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। जो जीवीए होगा इससे टोटल का पता चलेगा, टोटल इनकम का पता चलेगा, और आउटपुट कितना हो रहा था उसका यहाँ पर पता चलता है। और यहाँ पर यह भी पता चलेगा कि जो कितने रुपए का सामान और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है। जो जीवीए होगा इससे यह भी पता चलेगा कि जो उत्पादन है या सामान है उसका कितना रुपए का हुआ है। और जैसे कि इसमें क्षेत्र कौन कौन से, जैसे कि उद्योग क्षेत्र हो गया, उद्योग सेक्टर हो गया, उसमें कितना उत्पादन हुआ है। अब यहाँ पर जैसे कि अभी इसमें अगर माइक्रो लेवल पर देखें तो जीडीपी, जो जीडीपी होगा, जीडीपी में से अगर हम सब्सिडी और टैक्स को निकाल दें तो वो क्या बच जाता है, यहाँ पर जीवीए बच जाता है। ठीक है, ये होता है जीवीए। अगर एक लाइन में बोले जो जीडीपी है, जीडीपी में से हम क्या निकाल दें, जीडीपी में से हम टैक्स और सब्सिडी को हम क्या कर दें, निकाल दें, तो क्या हो जाएगा, वहां पर जीवीए आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं तीनों क्षेत्रों का योगदान क्या है। प्राइमरी सेक्टर का, द्वितीयक का उद्योग होते हैं इसमें, और तृतीयक का सेवा होती है। इनका योगदान कितना है। अब देखो कृषि, इसमें रोजगार बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका योगदान कितना प्रतिशत हो रहा है, जीवीए में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान हो रहा है, 16.64। तभी तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है कृषि क्षेत्र में। अब सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो 28.7% और सेवा क्षेत्र में कितना है, 54.61 है। लगभग कितना है यहाँ पर है ये 55%। और ये 2023-24 के जो स्टार्टिंग के उसके अनुसार यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है। यहाँ पर क्रम में भी आ सकता है, ज्यादा से कम या कम से ज्यादा भी, तो ये भी। अब जैविक कृषि के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक जो पीड़कनाशी का उपयोग किया जाएगा, और यहाँ पर फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है।